How to secure India's supply chain? India's manufacturing economic growth deeply integrated with the global supply chains. हम टोटली डिपेंडेंट हैं सप्लाई के ऊपर और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी सप्लाई बाहर से आती है। सेमीकंडक्टर बाहर से है, गोल्ड बाहर से आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं। हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर्स, वो भी बाहर से आते हैं, और माइक्रोचिप्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो हैं, वो सब बाहर से आती हैं। सो अगर कहीं डिसरप्शन होता है तो उसके इसमें इंडिया की सप्लाई चेन अगर अफेक्ट होती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट डालते हैं और इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है। बट इंडिया उसके साथ साथ इंडिया की जो लोकल मार्केट है वो भी अफेक्ट होती है, प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट, सो ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट होती है। व्हाइल दिस इंटीग्रेशन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट, इट आल्सो क्रिएट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी when war, pandemic, sanction or trade disputes occur. Therefore, supply chain resilience has become a major economic and national security priority. ये मेजर रहेगी, आपकी सप्लाई चेन कंटिन्यू रहे। Why supply chain security is important? कोविड-19 में हम लोगों ने देखा चाइना से आने वाला सामान, चाइना से आने वाले सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स हमारे यहाँ पे नहीं पहुंचे, उससे इंडिया का कार एक्सपोर्ट और कई सारे दूसरे एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग मोबाइल एक्सपोर्ट भी अफेक्ट हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हुई। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट आजकल जो चल रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्शन है, क्योंकि फर्टिलाइजर सप्लाई में इंडिया टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। इंडिया में नहीं बनती, बाहर से आती हैं इस करके, और ये सब उन्हीं मेजर पोर्ट से आएगा। अब रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्नाइज पोर्ट, हाईवे, रेलवे इनेबल एफिशिएंट ट्रेड है, और उसके बाद डाइवर्सी सोर्स है, इंडिया को डिवर्सिफाई कर देना चाहिए अपने सोर्सेज को। मल्टीपल कंट्री से हम इंडिया पेट्रोल खरीद रहा है, बट कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग मानते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर हो जाती है, खासतौर के ऊपर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चाइना के ऊपर अकेले हम नहीं, अमेरिका भी डिपेंडेंट है, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी डिपेंडेंट है। एंड इनहेंस टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को बेटर करना पड़ेगा। डी रिस्किंग इनिशिएटिव है, फ्रेंडशिप एंड अल्टरनेटिव सप्लाई नेटवर्क है, अलग अलग कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ हम लोग ना वो जॉइंट वेंचर में आके अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। देन स्ट्रेंथन टाइज विद की ट्रेड पार्टनर्स हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसको डेवलप किया जा सकता है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉरिडोर जो है ये अभी तक ना दिक्कत में है, क्योंकि वो जो हाइफा पोर्ट है वो शुरू नहीं हुआ, फिर यहाँ से ये डिसरप्टेड है। देन ट्रेड सिक्योरिटी अलायंस है, कोलैबोरेशन विद क्वाड, IPEF एंड फॉर रेजिलियंट चेन्स, तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ अलायंस करके इस सप्लाई चेन को बैलेंस किया जा सकता है। दीज इवेंट्स शो दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स कैन डिसरप्ट द एंटायर इकोनॉमी। क्या करेंगे अगर आप फॉसिल फ्यूल के केस में ही अगर आप डिपेंडेंट हैं, क्या करेंगे गोल्ड में डिपेंडेंट है, तो क्या इंडिया में गोल्ड थोड़ी होना शुरू हो जाएगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि मिट्टी से सोना हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है। वो जहां पर डिपेंडेंसी वहां रहेगी। पेट्रोल इंडिया में नहीं बन सकता ना, वो कोई बनाने वाली चीज थोड़ी कि मशीन में डाला पेट्रोल बन गया, वो तो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो जहां से होंगे वहीं होंगे। कुछ चीज़ों में बैलेंस किया जा सकता है, आप मल्टीपल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर दो अपनी को, तो हो सकता है। क्रूड ऑयल 85% इंडिया इंपोर्ट करता है। अब जब इंपोर्ट है ही इंपोर्ट है तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल को एक कंट्री से नहीं दूसरी तीसरी चौथी से बाय कर लेंगे, यही होगा मैक्सिमम, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेचुरल गैस हमारे यहाँ नहीं होती, 50% इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल ये हो सकता था, बट सरकारों का फोकस थोड़ा सा कम रहा। फिलहाल हम लोग एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर इंपोर्ट वेरी हाई है। सेमीकंडक्टर नियरली 100% हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हाई है, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से। लिथियम और कोबाल्ट ऑलमोस्ट फुली इंपोर्टेड है, इंडिया में होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? दिस मेक सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इशू, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इशू। अब ये हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बाद इन चीज़ों के अल्टरनेटिव डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे लिथियम आयन की जगह एल्यूमिनियम आयन है या आयोडीन आयन है। कई सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है, बट अल्टीमेटली हम कोई ऐसा प्रोडक्ट, हम अकेले हम नहीं हैं, अमेरिका भी, बाकी सब कंट्रीज भी कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाई। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर लें, कुछ चीज़ों को और बेटर कर लें, बट इट विल टेक ह्यूज टाइम, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिलहाल तो डिपेंडेंसी है। एनर्जी सिक्योरिटी फाउंडेशन ऑफ सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीज़ें हैं। अब क्योंकि तेल बाहर से आता है, बाहर से आएगा तो शिप में ही आएगा। अब जिस शिप में आएगा, जो ऑयल टैंकर होगा, वो जहाँ से गुजरेगा, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, कहाँ से गुजर रहा है, आ कहाँ से रहा है, बिकॉज इंडिया डोंट वांट टू टोटली डिपेंडेंट ऑन रशिया इवन।
एंड ना ही हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं जो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर। तो डाइवर्सिफाइड हमारी चेन है जिसमें हम लोग अमेरिका से भी बाय करते हैं, हम लोग अफ्रीकन कंट्री से भी बाय कर रहे हैं, जो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज है वहाँ से बाय कर रहे हैं, प्लस अभी हम लोग हो सकता है कि वेनेजुएला से भी ऑयल पॉट सप्लाई शुरू हो जाए, बट बहुत सारी इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया हुआ है उसको। नेक्स्ट उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है, लॉजिस्टिक है, इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके अफेक्ट होती हैं अगर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। इंडियन इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी वल्नरेबल टू द ग्लोबल प्राइस शॉक्स। तो अगर दुनिया में कहीं पर भी ऑयल की सप्लाई कम होती है तो क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी इकोनॉमी हिल जाती है। 1971 में बांग्लादेश वॉर या ईस्ट पाकिस्तान को हराने के बाद इंदिरा गांधी अपने पीक पर थी, बट उसी टाइम पर वॉर शुरू होती है इजराइल और बाकी कंट्रीज़ के साथ, और ऑयल के प्राइसेस जो है वो बूम कर जाते हैं। उसके बाद इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाती है, लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो जाते हैं। जो 2 साल पहले इंदिरा गांधी की जय जयकार कर रहे थे वही लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली फिर इमरजेंसी लगानी पड़ती है। ठीक, तो क्योंकि मैकियावेली ने कहा था कि लोग बाप की मौत को भूल जाते हैं, पैसे के नुकसान को नहीं भूलते। तो पैसे का नुकसान जब होगा, और प्लस ये है कि आपकी अगर इनकम सोर्स ज़्यादा होंगे, आज कंपैरेटिवली हो सकता है कि हम लोग पेट्रोल से उतने ज़्यादा अफेक्ट ना हो क्योंकि कंपैरेटिवली इनकम बढ़ गई है। ठीक, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन सब चीज़ों का ये जो शॉक्स होते हैं इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियस है कि महंगाई बढ़ती है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी थी उसके ऊपर, कस्टम नहीं है, एक्साइज है शायद, एक्साइज कम कर दिया उसके ऊपर 10%, 10 रुपये एक्साइज कम किया ताकि पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े। एलपीजी गैस को लेकर इश्यूज हैं, खासतौर के ऊपर कमर्शियल एलपीजी को लेकर इशू है, बट ये कि जो अदरवाइज जो सप्लाई जो है जो आम घरों के लिए होती है वो अफेक्ट नहीं हुई। चलो खैर, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है, डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ग्रीन हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030 तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट है और इंडिया बहुत क्लोज है इसके। ठीक है, देन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, एडिबल ऑयल, पल्सेस, फर्टिलाइजर, सोल्यूशन क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाई जाए ताकि हम लोग एडिबल ऑयल के केस में डिपेंडेंट नहीं रहें। उसके लिए आपको R&D करना पड़ेगा, नए सीड्स लेके आने पड़ेंगे और MSP देने पड़ेंगे, और मार्केट में बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर में सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा, फिलहाल तो हम ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स को डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व डेवलप करने पड़ेंगे, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा मल्टीपल कंट्री से। जैसे हम लोग पहले मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते थे, आजकल हम इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं। ऑब्वियसली उसको डाइवर्सिफाई किया, अफ्रीका की कंट्री से कहीं से भी हम लोग एडिबल ऑयल बाय करते हैं। रिसेंट में इंडिया अमेरिका के बीच में सोयाबीन को लेके एग्रीमेंट हुआ, फिर उससे सोया ऑयल निकलेगा, फिर वो जो होगा वो उससे जो इथेनॉल के अंदर उसका यूजेज होगा। तो फूड सिक्योरिटी नाउ डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल सप्लाई चेन, नॉट जस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, इंडिया इज स्ट्रॉन्ग इन फाइनल असेंबली बट वीक इन रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर, API, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, रेयर अर्थ मिनरल, यहाँ पर हम लोग वीक हैं। तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं खास। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है R&D करेंगे, पैसा लगता है इन सब चीज़ों के लिए, पैसा टैक्स से आता है, गवर्नमेंट टैक्स रेजिम को मजबूत करेगी, और टैक्स आदमी तब देता है जब उसके पास इनकम बढ़ जाती है उसकी। तो गवर्नमेंट की पहली कोशिश है आपकी इनकम बढ़े, फिर गवर्नमेंट की दूसरी कोशिश होगी आपसे टैक्स बढ़े, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सके। एग्जाम्पल डिपेंडेंस है, फार्मा सेक्टर है, API इम्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लिथियम और कोबाल्ट के लिए हम डिपेंडेंट हैं, सोलर पैनल में मॉड्यूल्स और सेल के लिए इंडिया डिपेंडेंट है, डिफेंस एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक एंड चिप्स के लिए इंडिया डिपेंडेंट है। और ये जो चिप्स हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगती हैं, मिसाइल्स में लगती हैं, और अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं फिर वो डेंजरस है क्योंकि उसका डिज़ाइन सब कुछ चाइना ने बनाया है और उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब आपका डिफेंस जो है वो खतरे में हो सकता है। इफ़ इनपुट स्टॉप, एंटायर इंडस्ट्री स्टॉप्स। तो स्ट्रक्चरल सोल्यूशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम
असेंबली इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इकोनॉमी। ध्यान रखना, अभी हम असेंबलिंग इकोनॉमी में। इसका मतलब ये क्या है कि चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फिर इंडिया में उन चीज़ों को रीअसेंबल करते हैं, फिर उसको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बेच देते हैं मेड इन इंडिया के नाम से। अल्टीमेटली वो चाइना से पार्ट्स की फॉर्म में आती है, उसकी सिर्फ असेंबलिंग होती है इंडिया में। उससे हम लोगों को जंप करके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सरकार ने कई सारे एरियाज हैं जहां पर उसको अप्लाई किया। हम लोगों ने सब ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सेमीकंडक्टर मिशन है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, सेमीकंडक्टर, एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट, बैटरीज, इन सब में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम जो है वो इशू की हुई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, रियर अर्थ प्रोसेसिंग है, मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन वन कंट्री फॉर इंपोर्ट। डाइवर्सिफिकेशन रीजन ध्यान रखना, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ऑयल, मिडल ईस्ट, रशिया, यूएसए। लिथियम, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, अर्जेंटीना। अफ्रीका, फर्टिलाइजर के केस में मोरक्को, रशिया एंड कनाडा। एंड रियर अर्थ के केस में ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम, ताइवान। अब अफ्रीका के अलावा हम लोग साउथ अमेरिका भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने ब्राज़ील के साथ भी इस तरह का एग्रीमेंट किया है और चाइल के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट किया है रेयर अर्थ के केस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में वियतनाम, ताइवान, कोरिया, चाइना के अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ना, तो ये चाइना भी है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो चाइना का भी दिमाग खराब नहीं होगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रोल क्या है? रिसाइकलिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो उसको रिसाइकिल करो। आपके पास जो मेटल्स हैं उसको रिसाइकिल करो। आपके पास कॉपर आ रहा है, आपके पास ब्रास आ रही है, आपके पास एल्यूमिनियम आ रहा है, उसकी रिसाइकलिंग करो, क्योंकि दुनिया की बाकी कंट्रीज ये नहीं करती। गरीब इकोनॉमीज में ऐसा हो जाता है। शिप ब्रेकिंग है, उसमें भी कई सारे मटेरियल निकलते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव मटेरियल्स लेके आओ, प्रोसेस इनोवेशन लेके आओ, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई बेस्ड लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो उसके बाद इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। इंडिया नीड 5P स्ट्रेटजी। 5P स्ट्रेटजी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोडक्शन, पार्टनरशिप, पेट्रोलियम, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस इनोवेशन। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ग्लोबल ट्रेड अलायंस डेवलप करने पड़ेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। कंक्लूजन में, इंडिया कांट विथड्रॉ फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन बट इट मस्ट ग्लोबलाइज स्ट्रेटेजिकली। द गोल शुड बी रेजिलिएंट ग्लोबल इंटीग्रेशन नॉट आइसोलेशन। हम लोग दुनिया में आइसोलेट होके डेवलप कोई कंट्री नहीं कर सकती, हम क्या हैं। तो सप्लाई चेन सिक्योरिटी रिक्वायर्स, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इसको देख लेना कंक्लूजन के अंदर। ये हम लोग बाद में पहले भी डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल डिपेंड नॉट ऑन हाउ मच कंट्री ट्रेड्स बट ऑन हाउ रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स आर। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, वो जो कल न्यूज़ रह गई थी वो आज भी रह गई है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस न्यूज़ को वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेश कर लेंगे, अदरवाइज तो आप पढ़ लो, ईजी न्यूज़ थी वो। अगर चाहोगे तो मैं दोबारा करा दूंगा, उस न्यूज़ को करवा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अपने नोट्स बनाओ हाथ से, बार बार आप सब लोगों को कहता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर नोट्स बनाओ, बार बार बनाओ, नोट्स बनाओ और उसको हाथ के नोट्स को बना के बार बार पढ़ो। तब आपकी मेंस के ऊपर कमांड होनी है, तभी आपकी प्रीलिम पर भी कमांड होनी है। मेंस को फोकस करो, प्रीलिम अपने आप होता चला जाएगा। तो फैक्चुअल डिटेल्स हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ये सब आपके काम है। मेरा काम यही है कि आई कैन गिव माई बेस्ट, आपको न्यूज़ में से नोट्स निकाल के, न्यूज़ का क्रक्स निकाल के उसकी नोट्स बना के आपको दे सकता हूँ, आपकी क्लास कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी सारे काम जो हैं वो आपके खुद के हैं और आप ही को उसमें रोल प्ले करना है अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।